गुड मॉर्निंग। आज हमारा जो टॉपिक है दैट इज हाइपोक्सीमिया। हम इसको 3 वीडियोस में स्प्लिट करके पढ़ेंगे ताकि हमारी कंपार्टमेंटलाइजेशन अच्छी हो जाए और हमें समझने में आसानी हो। अच्छा, सबसे पहले हम बात करते हैं हाइपोक्सीमिया। हाइपोक्सीमिया एज द लिटिल वर्ड सेज हाइपो, हाइपोक्स एंड ईमिया। तो इसका मतलब है कि इट इज अ स्टेट ऑफ लो ऑक्सीजन टेंशन इन ब्लड। ठीक है। अगर मैं इसको थोड़ा सा क्लिनिकली या मैथमेटिकल टर्म्स में लिखूं तो हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि लो PaO2 इन ब्लड। अब ये PaO2 क्या होता है इसके बारे में हम अभी थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे, लेकिन बेसिकली PaO2 इज डिजोल्व्ड ऑक्सीजन इन द आर्टरीज। ठीक है, हमारी जो ब्लड वेसल्स होती हैं इनके अंदर ऑक्सीजन जो है वो या तो बाउंड विद हीमोग्लोबिन होती है या फिर वो फ्रीली डिजोल्व्ड फॉर्म में भी ब्लड के अंदर सर्कुलेट कर रही होती है। ठीक है। तो जो फ्रीली डिजोल्व्ड ऑक्सीजन होती है दैट इज बेसिकली अ मैयर, जिसको हम मैयर कर सकते हैं। तो वो जो मैयर होता है, अगर वो ऑक्सीजन टेंशन आपकी जो ब्लड में डिजोल्व है वो कम हो, उसको हम बोलते हैं हाइपोक्सीमिया। अब कितनी कम को हम कम बोलते हैं नॉर्मली, ये एक थोड़ा सा क्रूड सा एक वैल्यू है, पेशेंट टू पेशेंट वेरी करती है, बट एनीथिंग बिलो 80 मिलीमीटर ऑफ मर्करी इज कंसिडर्ड लो। ठीक है। अच्छा, अब इसको हमने डिफरेंशिएट करने एक और कंडीशन है जिसको हम हाइपोक्सिया बोलते हैं। हाइपोक्सिया इज बेसिकली अ कंडीशन जहां पे आपके जो मेटाबॉलिक डिमांड्स के लिए रिक्वायर्ड ऑक्सीजन है वो टिश्यूज को डिलीवर नहीं हो पा रही। ठीक है। अब वो डिलीवर ना हो पाने की जो स्टेट होती है इसको हम हाइपोक्सिया बोलते हैं, यानी कि इनएडिकेट डिलीवरी, इनएडिकेट डिलीवरी टू मीट मेटाबॉलिक डिमांड्स, मेटाबॉलिक डिमांड्स। और इससे हमारे पास होता है क्या, एंड ऑर्गन डैमेज। ठीक है। अब ये जो एक कंडीशन है हाइपोक्सिया को हाइपोक्सीमिया से डिफरेंशिएट करना होता है हमने। सो इसमें होगा ये कि देर आर मल्टीपल कॉजेज ऑफ हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिया एक ऐसी कंडीशन है जिसके बहुत सारे कॉजेज हो सकते हैं। वन ऑफ द कॉजेज इज हाइपोक्सीमिया। मतलब बेसिकली आप इस बात को समझें कि मसला ये है कि आपके एंड ऑर्गन्स तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच पा रही। वो क्यों नहीं पहुंच पाती? एक रीजन ये हो सकता है कि आपके ब्लड में ऑक्सीजन की टेंशन ही कम है, हाइपोक्सीमिया हुआ है। दूसरी यहाँ पे टेंशन प्रॉब्लम ये हो सकता है कि पेशेंट के अंदर इस्कीमिया हो जाए, यानी कि फॉर एग्जांपल इन पेरिफेरल आर्टरी डिजीजेस जैसे हम बात करते हैं, अगर एक पेशेंट है वो क्रॉनिक हाइपर कोलेस्ट्रोलिनिया में था और उसकी जो फेमोरल आर्टरी वो बंद हो गई है, तो लोअर लिम्ब इस्कीमिया हो जाएगा। ठीक है, एंड ऑर्गन डैमेज हो रहा है, बट द प्रॉब्लम इज कि आपका वो वेसल बंद हो गई है, उसके अंदर थ्रोम्बस बन गया हुआ है। ठीक हो गया। उसके बाद हम बात करते हैं तीसरी कॉज कैन बी एनीमिया। एनीमिया का मतलब है कि आपकी बॉडी के अंदर आरबीसीज ही कम है, देयर इज नॉट इनफ हीमोग्लोबिन टू टेक ऑक्सीजन ऑल द वे टू द पेरिफेरल टिश्यूज। ठीक है, दैट कैन बी अ प्रॉब्लम। उसके बाद हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग हो सकती है और देयर कैन बी साइनाइड पॉइजनिंग। ये सारे कॉजेज मैंने हाइपोक्सिया के लिखे। हमारा मेन टॉपिक हाइपोक्सीमिया है, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा डिफरेंशिएट करने के लिए थोड़ा एक्सप्लेन कर रहा हूँ। साइनाइड पॉइजनिंग। अब यहाँ पे इन दो टॉपिक्स को थोड़ा सा समझ लें कि कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग के अंदर प्रॉब्लम क्या होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड इज अ गैस जिसकी अफिनिटी फॉर हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से कई गुना ज्यादा होती है। ठीक है। तो मसला कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग में क्या हो रहा है कि डिक्रीज अवेलेबिलिटी ऑफ हीमोग्लोबिन है, अवेलेबिलिटी ऑफ हीमोग्लोबिन। या फिर ये हो सकता है कि जब कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करती है, आपको याद होगा कि एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल के अंदर 4 ऑक्सीजन बाइंडिंग हीम मॉलिक्यूल्स होते हैं, हीम एटम्स होते हैं, जो कि 4 जगह पे, मतलब एक हीमोग्लोबिन का जो मॉलिक्यूल होता है वो 4 ऑक्सीजन एटम्स को अपने 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स को अपने साथ बाइंड कर सकते हैं। ठीक है। अब अगर कार्बन मोनोऑक्साइड एक जगह पे जुड़ जाएगी तो वो बाकी सारे ऑक्सीजन को एलोस्टेरिकली बहुत स्ट्रांगली बाइंड कर लेगी। ठीक है। इसकी वजह से ऑक्सीजन रिलीज नहीं हो पाती। सो इंक्रीज्ड बाइंडिंग ऑफ ऑलरेडी बाउंड O2। ठीक है। दे विल बी लेफ्टवर्ड शिफ्ट ऑफ ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। अच्छा चलिए, इसको हम बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहे क्योंकि ये फिर बहुत ही इरेलीवेंट नॉलेज हो जाएगा, बट मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग के अंदर हाइपोक्सिया कैसे हो जाता है। हाइपोक्सिया इज अ स्टेट जिसके अंदर एंड ऑर्गन डैमेज होगा। ये सारी बातें हम बाद में पढ़ लेंगे। ठीक है। अभी के लिए आप सिर्फ इस चीज को अपने बैक ऑफ द माइंड पे रखें कि कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग के अंदर प्रॉब्लम ये होता है कि एक तो जो हीमोग्लोबिन है वो ऑक्सीजन को बाइंड नहीं कर पा रहा है, और जो ऑक्सीजन उसने बाइंड कर ली इसको रिलीज नहीं कर पा रहा है। ठीक है। बिकॉज लेफ्टवर्ड शिफ्ट ऑफ कर्व के अंदर मसला ये होता है कि जो ऑक्सीजन बाउंड है वो रिलीज नहीं हो पा रही होती। ठीक है।
और साइनाइड पॉइजनिंग एक ऐसी कंडीशन होती है जिसके अंदर मसला ये होगा कि हमारे जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसके अंदर एक एंजाइम होता है साइटोक्रोम सी, ठीक है। हाँ, साइटोक्रोम सी की इनहिबिशन हो जाती है। जब साइटोक्रोम सी की इनहिबिशन हो जाएगी, सो दे विल बी ऑक्सीजन कैन नॉट, ऑक्सीजन की कंजम्पशन नहीं हो पाती। और जब ऑक्सीजन कंजम्पशन नहीं होगी तो एटीपी नहीं बनेगी, सो बेसिकली एंड ऑर्गन डैमेज स्टार्ट हो जाएगा। सो ये सारी कंडीशंस मैंने इसलिए बताई कि हाइपोक्सीमिया, इस्कीमिया, एनीमिया, कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग और साइनाइड पॉइजनिंग, दे कॉज हाइपोक्सिया, ठीक है। बट हमारा इस टाइम पे कंसर्निंग टॉपिक हाइपोक्सीमिया है, तो हम इसको थोड़ा सा मैं मिटा देता हूँ, ठीक है। और हम आगे चलते हैं हाइपोक्सीमिया की डिटेल्स पढ़ने में। अच्छा, हाइपोक्सीमिया की पढ़ने से पहले, इसके डिफरेंशियल देखने से पहले हम यहाँ पे बात करते हैं कि ये टेस्ट जो मैंने यहाँ पे 4 लिखे हैं ये क्या क्या होते हैं। सबसे पहले है सेचुरेशन ऑफ ऑक्सीजन, SaO2। बेसिकली ये एक, अगर आपने कभी वार्ड्स में देखा हो तो एक प्रोब होता है जो हम पेशेंट की फिंगर्स के ऊपर या ईयर लोब्यूल के ऊपर लगा देते हैं, दैट मेजर्स के पेशेंट की ऑक्सीजन की सेचुरेशन कितनी है। इसका मतलब ये होता है कि जो पेशेंट के आरबीसीज हैं उनके अंदर जो हीमोग्लोबिन मौजूद है, कितने परसेंट ऑक्सीजन बाउंड है उसके साथ, ठीक है। सो ये बेसिकली मतलब जो हमारा प्रोब होता है उसके अंदर से खास वेवलेंथ की लाइट निकलती है जो आरबीसी से जाके एब्जॉर्ब होती है, कुछ रिफ्लेक्ट होती है, एंड समहाउ दैट टेल्स अस कि कितने परसेंट हीमोग्लोबिन इज बाउंड टू ऑक्सीजन। सो SaO2 इज सैचुरेशन ऑफ ऑक्सीजन। रफली अगर हम देखें तो एनीथिंग लेस देन 95% इज एबनॉर्मल, लेकिन एबनॉर्मली लो, ठीक है। लेकिन मसला ये है कि ये क्रूड वैल्यू है। अगर हमें इसके लिए पेशेंट की बेसलाइन ऑक्सीजनेशन देखना जरूरी होता है। अगर एक पेशेंट नॉर्मल नॉन स्मोकर है, हेल्दी है, ठीक है, और उसकी नॉर्मल वैल्यू 99% पे होती है, तो उसके अंदर 95% भी अब नॉर्मल है। तो हमें पहले बेसलाइन ऑक्सीजनेशन पेशेंट की देख लेनी है, पहले कितनी रहती थी, और अब जब पेशेंट हमारे पास प्रेजेंट किया, अब 95 हो गई, तो मे बी उसका 95% भी डिक्रीज एबनॉर्मली लो कंसिडर किया जा सकता है। उसके बाद हम PaO2 की बात पहले कर चुके हैं। PaO2 इज द अमाउंट ऑफ डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन इन द ब्लड, ठीक है। ये जो सैचुरेशन ऑफ ऑक्सीजन है, सैचुरेशन ऑफ ऑक्सीजन बाउंड टू हीमोग्लोबिन है ये, ठीक है। ये जो PaO2 होता है, इट इज बेसिकली द पार्शियल प्रेशर ऑफ डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन, ठीक है। और इसके बारे में बात की थी कि एनीथिंग लेस देन 80 मिलीमीटर ऑफ मर्करी कैन बी कंसिडर्ड एबनॉर्मल। तीसरी बात हम कहते हैं ए ग्रेडियंट। अब अगर मैं यहाँ पे एक छोटी सी डायग्राम बनाऊं तो उसके अंदर आपको ये बात समझ आ जाएगी कि ये है हमारा एल्वियोलस, ठीक है। और एल्वियोलस के नीचे हमारी आर्टरीज होती हैं, कैपिलरी, सॉरी। अब ये जो यहाँ पे एक आपका रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन बनता है और यहाँ से ऑक्सीजन आती है और ऑक्सीजन डिफ्यूज इनटू द कैपिलरीज, और कार्बन डाइऑक्साइड जब वो डिफ्यूज आउट करती है इनटू द एल्वियोलस, ये नॉर्मल गैसेस एक्सचेंज का पाथवे। अब अगर मैं कार्बन डाइऑक्साइड के 1 मिनट के लिए हम इक्वेशन से निकाल देते हैं। अब अगर आप देखें, जब ऑक्सीजन एल्वियोलस के अंदर है तो उसको हम बोलते हैं पी कैपिटल AO2। जो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन द ब्लड है उसको हम पढ़ चुके हैं, उसको हम PaO2 बोलते हैं, ठीक है। इन दोनों में जो डिफरेंस होता है उसको हम बोलते हैं ए ग्रेडियंट, ठीक है। अब ये ए ग्रेडियंट नॉर्मली क्यों एग्जिस्ट करते हैं, कितना होता है नॉर्मली ए ग्रेडियंट? अगर ए ग्रेडियंट 10 to 15 है ना, तो ये नॉर्मल है। अगर 15 से ज्यादा है और आप कह लो कि 30 से ज्यादा है, तो ये एबनॉर्मल होता है, ठीक है। ये थोड़ी सी ना बोरिंग सी डिटेल है, लेकिन इसको याद करना जरूरी है, क्योंकि जब हम इसके बाद टेबल बनाएंगे तो उसके अंदर हम बात करेंगे कि किन कंडीशंस में ए ग्रेडियंट नॉर्मल होगा, किसमें ज्यादा होगा, एबीजीज की वैल्यूज क्या होंगी। अच्छा, एबीजी से मुझे याद आ गया, जो PaO2 पार्शियल प्रेशर ऑफ आर्टेरियल ऑक्सीजन है, इसको हम मेजर करते हैं बाय यूजिंग एबीजीज। एबीजीज एक टेस्ट होता है जिसको हम आर्टीरियल ब्लड गैस कहते हैं। इसकी डिटेल्ड इंटरप्रिटेशन हम पढ़ेंगे। बहरहाल आपको पता होना चाहिए कि हम पेशेंट की ब्रेकियल, रेडियल, फेमोरल या किसी मेन आर्टरी में सिरिंज को डायरेक्टली इंसर्ट करते हैं और पेशेंट की आर्टीरियल ब्लड सैंपल लेते हैं। उस आर्टीरियल ब्लड सैंपल को हम लैब में भिजवा के देखते हैं कि उसका ऑक्सीजन कंसंट्रेशन कैसी है, ठीक है। तो ये एबीजी से मेजर करना होता है। अच्छा, उसके बाद हम बात कर रहे थे ए ग्रेडियंट। तो ए ग्रेडियंट क्या होता है कि आपका नॉर्मली जो ए ग्रेडियंट है, इसका मतलब होता है कि जितनी ऑक्सीजन आपके एल्वियोलस के अंदर है उतनी ऑक्सीजन इसके अंदर डिफ्यूज नहीं कर पा रही, ठीक है। उसकी वजह क्या होती है, ये थोड़ी सी ज्यादा डिटेल है, हम पढ़ेंगे तो इसको बाद में। लेकिन आपको याद होगा कि जो लंग्स होते हैं, अगर मैं यहाँ पे इस तरह से बनाऊं लंग्स, तो लंग्स के 3 जोन्स होते हैं, ठीक है। जोन 1, जोन 2 और जोन 3। इसका मतलब होता है कि यहाँ पे इन तीनों जोन्स के अंदर वेंटिलेशन परफ्यूजन मिसमैच होता है। अब वेंटिलेशन परफ्यूजन मिसमैच क्या होता है?
इसका मतलब होता है कि जो लंग्स, अगर मैं नॉर्मल स्टैंडिंग पोजीशन में खड़ा हूं, तो हमारा जो एल्वियोलस है इसके अंदर जितनी एयर आ रही है दैट इज नॉट इक्विलिब्रिएटिंग और दैट इज नॉट इक्वल टू द अमाउंट जो कि यहाँ पे परफ्यूजन आ रही है। यानी कि ये वेंटिलेशन है, जो एयर अंदर आ रही है और जो परफ्यूजन है उसको हम क्यों बोलते हैं, ये एक दूसरे के बराबर नहीं होते। ठीक है, इनमें मिसमैच होता है। जो हमारे लंग्स के अपर पोल्स हैं, यहाँ पे वेंटिलेशन ज्यादा होती है और परफ्यूजन कम होती है। तो ये वाली जो रेशियो है ये मोर देन 1 होगी इस जगह पे। ठीक है, जो बेसिस होती हैं यहाँ पे वेंटिलेशन कम होती है, परफ्यूजन थोड़ी सी ज्यादा होती है, तो रेशियो लेस देन 1 हो जाएगी। ठीक है, दैट मेक सेंस, डिनोमिनेटर बड़ा तो रेशियो 1 से कम ही होगी। और जो ये मिडिल लॉब्स होते हैं यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो V ओवर Q है ना, ये तकरीबन 1 होता है। अभी जो ऊपर और नीचे वाला एरिया है, जहाँ या तो जहाँ पे वेरी वेल वेंटिलेटेड एरिया है वहां पे अप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ ब्लड नहीं पहुंच रहा, या फिर जहाँ पे पुअरली वेंटिलेटेड लोब्स हैं वहां पे बहुत ज्यादा ब्लड पहुंच रहा है। दोनों सिचुएशंस के अंदर ऑक्सीजन ब्लड के अंदर तो नहीं एंटर कर पाएगी, राइट। तो एल्वियोलस के अंदर ओवरऑल ऑक्सीजन ज्यादा रहती है, ब्लड के अंदर थोड़ी सी कम होती है, तो ए मिसमैच नॉर्मली फिजियोलॉजिकल कंडीशन में भी एग्जिस्ट करता है। लेकिन ये 10 से 15 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर 10-15 से ज्यादा है तो इसका मतलब होता है फिर अब नॉर्मेलिटी है, तो पैथोलॉजी हो सकती है। अब पैथोलॉजीज क्या हो सकती है उसके बारे में भी हम डिटेल में पढ़ेंगे, बट आप कंसिडर करें कि एक पेशेंट को है फॉर एग्जांपल निमोनिया, या पेशेंट को इंटरस्टिशियल लंग डिजीज चल रही है, या फिर कोई एल्वियोलर हेमरेज हुआ हुआ है। इन सारी कंडीशन के अंदर यहाँ पे कोई ना कोई रेजिस्टेंस है, कोई ना कोई पाथवे के अंदर ब्लॉकेज है जहां से ऑक्सीजन डिफ्यूज नहीं कर पा रही, उसकी वजह से ए ग्रेडियंट बढ़ जाता है। बट हम उसकी डिटेल पढ़ेंगे थोड़ी देर में। और आखिरी जो वैल्यू है इसको हम सरसरी से देख लेते हैं। FiO2 और PaO2 की जो आपके पास रेशो होती है, ये हमें देखनी होती है इन क्रिटिकली इल पेशेंट या आर्ट्स के पेशेंट। ठीक है, ये एक वैल्यू है जो आपके आईसीयूज के अंदर मॉनिटर की जा रही होती है। ठीक है, और हम उसके हिसाब से इसको देखते हैं। और ये मतलब हमारे जो बहुत क्रिटिकल पेशेंट होते हैं, स्पेशली जो पल्मोनोलॉजी में आर्ट्स का पेशेंट होते हैं, उसके लिए ये रेशो इंपॉर्टेंट होती है। इसका मतलब है कि आपकी जो FiO2 होती है ना, FiO2 इज द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन द एनवायरमेंट। ठीक है, PaO2 इज द आर्टीरियल ब्लड टेंशन। तो इन दोनों की आपस में रेशो निकालते हैं कि कितनी ऑक्सीजन हम दे रहे हैं और वो कितनी पहुंच रही है ब्लड के अंदर। ठीक है, इस रेशो को देखना जरूरी होता है और वो हम क्रिटिकली इल पेशेंट्स के अंदर देख रहे होते हैं। अब ये हमारा बेसिक सा एक आउटलुक था जिसके अंदर हमने वो सारे टेस्ट देखे जिसके अंदर हमारा ये हो रहा होता है, जिस हाइपोक्सीमिया को हम मेजर करते हैं।